कि किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के पेज फंसा हुआ है वो मेरे सहयोगी सागर बता रहे थे। और बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे ईडी की एक्शन को लेकर के। अब आप कहेंगे कि अब ईडी ने किस पर एक्शन किया है। दरअसल ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एक्शन लिया है और कड़ा एक्शन लेते हुए यहां पर 35 अचल संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी कीमत तकरीबन 56 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। और इस एक्शन के बाद पीएफआई की कमर टूट गई है। रिपोर्ट देखिए। पीएफआई के बड़े नेटवर्क का खुलासा। ईडी ने जब्त की 56 करोड़ की संपत्ति। विदेशी फंडिंग आय का बड़ा जरिया। खाड़ी देशों से सबसे ज्यादा फंड। भारत में अशांति फैलाने की साजिश। भारत में अशांति फैलाने की साजिश रचने वाले प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर अब नकेल कसी जा रही है। बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए ईडी ने देश के अलग अलग हिस्सों से पीएफआई के लगभग 56 करोड़ की 35 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ये संपत्तियां अलग अलग ट्रस्ट, फर्मों और लोगों के नाम पर थे। पीएफआई के 29 बैंक खातों में अवैध पैसे जमा किए गए थे। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर और मणिपुर के अलावा देश भर के 29 बैंक खातों में फंड जमा किया गया था। ईडी की जांच में पता चला कि पीएफआई के पदाधिकारी, सदस्य और कैडर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और उन्हें फंडिंग करने के लिए बैंकिंग चैनलों, हवाला, दान आदि के जरिए भारत और विदेश से धन जुटाने की साजिश रच रहे थे। ईडी ने दावा किया है कि पीएफआई ने अवैध तरीकों और नकली डोनर्स के जरिए नकद या बैंक खातों के माध्यम से करीब 94 करोड़ रुपए जमा किए। अब तक ईडी ने पीएफआई के 26 सदस्यों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और फरवरी 2021 से मई 2024 की अवधि में 9 शिकायतें दर्ज की गई हैं। पीएफआई किस तरीके से भारत में अपनी पैठ एक बार फिर से जमाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ईडी ने इस पूरे मामले की जब जांच शुरू की तो पता लगा कि तकरीबन 29 ऐसे बैंक अकाउंट है जिनमें पैसा जो है वो विदेशों से ट्रांसफर किया गया। इस पैसे का इस्तेमाल पीएफआई ने भारत में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए किया। साथ ही ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान तकरीबन 35 चल और अचल संपत्तियों को अभी तक जब्त किया है, जिनकी कीमत तकरीबन 57 करोड़ रुपीस है। ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस और एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए थे उसी को ईडी ने टेक ओवर किया और मनी लॉन्ड्रिंग के चलते ये पूरे मामले जो है वो दर्ज किए गए और ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की गई है। ईडी के मुताबिक सिंगापुर और खाड़ी देशों में पीएफआई के 13,000 से अधिक सक्रिय सदस्य हैं, जिनमें कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल है, जहां के प्रवासी मुस्लिम ईडीसी का गठन कर फंड इकट्ठा कर रहे थे। अब ईडी की इस कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि पीएफआई की कमाई का जरिया बंद हो गया है और आने वाले वक्त में पीएफआई को लेकर ईडी और भी कार्रवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पीएफआई की कमर कैसे टूट गई, बात अब इसी पर करेंगे, क्योंकि देश में गृहयुद्ध की तैयारी पीएफआई कर रहा था। लगातार कई लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। 35 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। देखिए, ईडीसी के जरिए फंड हो रहा था इकट्ठा कि कैसे देश में अशांति फैलाई जाए। जिहाद के जरिए एक ईडीसी को करोड़ों का यहां पर देखिए टारगेट दिया जाता था। ये वही पीएफआई जिससे सितंबर 2022 में बैन किया गया था हिंदुस्तान में केंद्र की तरफ से। विदेशी फंड को भारत में जमा कर रहा था पीएफआई, ताकि कैसे यहां पर देखिए गृहयुद्ध की तैयारी की जाए। खाड़ी देशों से सबसे ज्यादा फंड आता था और लगातार इसकी जांच चल रही थी। विदेश में पीएफआई के 13,000 एक्टिव मेंबर हैं और हिंदुस्तान में भी लगातार ये फिजिकल यहां पर ट्रेनिंग के जरिए लोगों को ट्रेन कर रहा था कि कैसे आपको अशांति फैलानी है। भारत में 29 बैंक अकाउंट में 94 करोड़ रुपए जमा है। पीएफआई देखिए इस तरह से फंडिंग इकट्ठा करता है, फिर उसके बाद एक एक करके घटनाओं को अंजाम देता है। भारत में अशांति फैलाने की पूरी प्लानिंग, जैसा कि जिक्र हमने किया कि कैसे भारत में अशांति फैलाई जाए, कैसे लोगों को टारगेट किया जाए, जिहादी मानसिकता की कैसी सोच पैदा की जाए, इस पूरी प्लानिंग का भंडाफोड़ हुआ और 35 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। पीएफआई का ये काला सच है और यही वजह है कि 22 सितंबर यानी कि 2022 सितंबर में पीएफआई पर बैन लगा था।
तो देखिए अब बात करेंगे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर के। दरअसल बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर के लगातार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए किरदार, नए नए नाम सामने आ रखे हैं और जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर के लॉरेंस गैंग का हाथ सामने आया, लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली तो पुलिस का एक्शन और तेज हो गया और रोज नए नए किरदार अरेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। 12 अक्टूबर की वो रात थी जब बाबा सिद्दीकी की लॉरेंस गैंग के 3 शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये केस मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। एक एक कर मर्डर केस के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। जांच में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। भले ही मौकाए वारदात पर 3 शूटर मौजूद थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी को खत्म करने की प्लानिंग में कई किरदारों के नाम सामने आए। पुलिस ने योजना बनाई और फिर उनकी धरपकड़ शुरू हुई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है, क्योंकि शुक्रवार को क्राइम ब्रांच ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अरेस्ट किए गए आरोपी महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, जिसमें ठाणे के डोंबिवली का रहने वाला नितिन गौतम, ठाणे का अंबरनाथ का संभाजी किशन पारवी, नवी मुंबई के पनवेल का निवासी राम फूलचंद कनौजिया, ठाणे के ही अंबरनाथ का प्रदीप दत्तू तोमर और चेतन दलीप पारधी शामिल हैं। इनके गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच ने आधिकारिक तौर पर माना कि बाबा सिद्दीकी के शूटआउट में टर्किश मेड पिस्टल और ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक इस्तेमाल की गई थी। साथ ही एक देसी पिस्टल भी थी जो बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि नितिन गौतम और राम कनौजिया सभी आरोपियों के मुखिया थे, जो दिशान अख्तर और शुभम लोनकर के भी टच में थे और इनके पास सितंबर में हथियार आए, जिसे नितिन और राम ने शूटर्स को पहुंचाया। दोनों शूटर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार के साथ ये सभी आरोपी कुछ दिन करजत में रहे थे। इन्होंने शूटर को पैसे और लोकल मदद भी मुहैया कराई। नितिन पर 3 केस दर्ज हैं, जिनमें मर्डर और आर्म्स एक्ट का मामला है, तो राम कुमार कनौजिया पर कई आरोप दर्ज हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच का जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्राइम ब्रांच अब तक महाराष्ट्र के 4 जिलों में इसकी जांच कर रही थी, लेकिन अब 5वें जिले में भी इसका नेक्सस सामने आया है। पुणे, अकोला, मुंबई, नवी मुंबई के बाद ठाणे से भी इसके तार जुड़ गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने सभी को 25 अक्टूबर तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए 2 मिनट में दुनिया की बात करेंगे। इजराइल के हमले में मारा गया हमास शरीफ सिनवार डीएनए से मौत की पुष्टि के बाद इजराइल में जश्न का माहौल है। नेतन्याहू बोले हमास के खात्मे का ये जंग लगातार जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास नेता सिनवार की हत्या पर खुशी जाहिर की। कहा गाजा में शांतिपूर्ण समाधान की संभावना बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र ने हैती पर प्रतिबंध बढ़ाने के लिए मतदान किया। हैती पर 1 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाने के लिए हुआ मतदान। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूस के सैन्य शिविर में देखा गया। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नॉर्थ कोरिया के सैनिक होंगे शामिल। हमास नेता सिनवार की हत्या, कमला हैरिस का उस पर बयान आया। कहा कि जंग खत्म होने का ये सही मौका है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अकीरा स्टामर ने फ्रांसीसी, जर्मन और अमेरिकी नेताओं के साथ किया संवाद। ब्रिटिश पीएम ने सीज फायर की बात कही है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अजरबैजान, आर्मेनिया, ईरान की तुर्की के नेताओं से मुलाकात की और जेलेंस्की की विजय योजना की बात को खारिज किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के साथ बैठक की तैयारी में जुटे। यूरोपियन नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी कर सकते बात। ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ बैठक में बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने पर बातचीत को तैयार। क्यूबा में बिजली कटौती से मचा हाहाकार, स्कूल और कॉलेज बंद किए गए।